हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 80 MVVI फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी तक सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है वीडियो। आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस का प्लेलिस्ट दिखेगा, जिसमें से मैंने आपको 100 सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का 120 क्वेश्चन और मैथ का 120 क्वेश्चन का सीरीज को चलाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और उतना से ही आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो आज हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय पहले ऊर्जा किसे कहते हैं उसे समझते हैं। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद हम उसे पुनः उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अर्थात एक बार उसे ख़त्म, जैसे कि कोयला हो गया, उसका उपयोग कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा तो वह क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो उसी तरह कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ए नंबर है जीवाश्म ईंधन, बी नंबर है सौर ऊर्जा, सी नंबर है पवन ऊर्जा, डी नंबर है विद्युत ऊर्जा। तो आपको PDF देने के लिए मैंने देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या हूँ, आंसर भी लिखा हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पर क्लास के बाद PDF दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो विद्युत ऊर्जा जो है वह क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिन्हें कितनों भी आप यूज कीजिए, खर्च कीजिए, लेकिन वो कभी घटता नहीं है। जैसे नाभिक, ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को आप कितना भी खर्च कर लीजिए, लेकिन वह घटने वाला नहीं है। सौर ऊर्जा में कौन कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैस होती है। हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, तो हाइड्रोजन 71% होता है लगभग, और हीलियम कितना होता है 26.5%, कितना होता है 26.5%, और अन्य गैस कितना होता है 2.5%। तो आप इसे याद रखिएगा। सौर ऊर्जा, सूर्य में हीलियम हीलियम की परसेंट होता है 26.5, और हाइड्रोजन में होता है कितना 71% होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कहता है कि गोबर गैस किस प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है क्या, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चू यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी शायद कुछ लिखा गया है, यहाँ पर चूल्हा लिखा गया है। तो कहता है तो बायोगैस चूल्हा, तो आप कहते प्राकृतिक। गोबर गैस किस प्रकार, गोबर गैस एक प्रकार की है, तो प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो गोबर गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य यदि आप करते हैं तो आपके पास कुछ क्षमता होती है, तब तो ही आप क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्षमता अर्थात एनर्जी, ऊर्जा होती है। तो
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। आप भोजन करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? ऊर्जा, एनर्जी मिलता है, जिससे आप किसी काम को कर पाते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवों के अवशेष अर्थात हड्डी हो गया, जीवों के अवशेष जो भी होता है, हड्डी हो गया और भी बहुत चीज़ होता है, तो जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और तो कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्या है? कोयला। कोयला जो आप लोग जलाते हैं और हम भी जलाते हैं, तो वो बहुत साल पहले, लाखों हज़ारों साल पहले जो यह क्या हुआ करते थे, ये सब पेड़-पौधा हुआ करते थे। पृथ्वी जब किसी कारणवश पलटा होगा या किसी कारणवश अंदर चला गया और बहुत समय तक दबे रहने के कारण ये क्या किसका रूप ले लिया? ये कोयला का रूप ले लिया और यह सीमित मात्रा में है, कुछ दिन बाद यह खत्म भी हो सकता है पृथ्वी पर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवन का देश कहा जाता है, तो पवन का देश किसे कहा जाता है? भारत को। ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड को, ऑप्शन नंबर सी है डेनमार्क को, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका को। तो पवन का देश डेनमार्क को कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की सूर्य ऊर्जा की क्या होती है? सूर्य ऊर्जा विशाल स्रोत किसका है? नाभिकीय संलयन का, नाभिकीय विखंडन का, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहता है नाभिकीय संलयन, आप समझ लीजिए नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो छोटे-छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं या दो छोटे-छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़े टुकड़े का निर्माण करते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब अब नाभिकीय विखंडन समझते हैं। जब एक बड़े अणु या परमाणु टूटकर दो छोटे-छोटे अणु के रूप में विभक्त हो जाते हैं, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नाभिकीय संलयन और विखंडन आपको समझ में आया होगा। कहता है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य तथा अन्य अन्य तारों का अन्य तारों का विशाल ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में है भूवैज्ञानिक। तो माइकल फैराडे महोदय जो थे वह एक क्या थे? तो वह एक भौतिक शास्त्री थे, अर्थात भौतिक शास्त्र के विद्वान थे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदल विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी कहता है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी कहता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी कहता है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा विद्युत मोटर द्वारा विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। तो वह क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन डायनेमो आपको पूछेगा, डायनेमो अर्थात जनरेटर, वह क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, और न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर, और कहता है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी कहता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो होगा चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत बार ऐसे ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए आज सिर्फ फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, जो कि यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं साइंस में। तो मैं आपको 9 मात्र का 60 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन उसमें से आपको करीब 100 प्लस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो पृथ्वी का विभव होता है, यदि आप 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे और आप एग्जाम हॉल में बहुत क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो कहता है पृथ्वी का विभव क्या होता है? तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। आपको पीडीएफ के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको आंसर इसलिए दे देता हूँ क्योंकि पीडीएफ देता हूँ तो सभी स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर आंसर नहीं है, हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो आंसर दे दीजिए। तो पीडीएफ में मैं आंसर दे दिया हूँ। यदि आप भी चाहते हैं हमारा ये पीडीएफ लेना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9060862016। इस नंबर पर आप मात्र व्हाट्सएप पर हाय लिखिएगा और कहिएगा सर हमें आप अपने ग्रुप में जोड़ दीजिए, वहाँ से मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में और पढ़िएगा मन से। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप नंबर को नोट डाउन किए होंगे अपने कॉपी में, और मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, आपको कॉल नहीं उठाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, वह क्या होता है? टेस्ला होता है। वेबर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। फैराडे किसका एसआई मात्रक होता है? तो यह फैराडे और कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। क्या? फैराडे और कूलम, तो ये दोनों होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे। तो विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? तो निर्वात होती है, वायु भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है? तो समूह 18 या वर्ग 18 में निष्क्रिय गैस पाई जाती है। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? तो निष्क्रिय गैस की संख्या 7 होती है। हीलियम और बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो शायद हीलियम ही रहती है। हीलियम तथा नियोन गैस भरी रहती है विद्युत बल्ब में। तथा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, वह किस का तार का बना होता है? तो वह नाइक्रोम के तार का बना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है तथा वर्गों की संख्या 18 है। तथा यही वर्ग 18 या समूह 18 में क्या पाया जाता है? निष्क्रिय गैस पाया जाता है, जिनकी संख्या 7 है। जैसे में हीलियम, हेक्सॉन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? नियोन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, कहता है कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं?
इनके उदाहरण लिखे। तो अक्रिय गैस उस वर्ग या समूह 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इनके उदाहरण जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी आर्गन, ये सब होता है। तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायनेमो से डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों निकलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। तो कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन नंबर ए है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रेरित विद्युत पर कार्य करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है, कहता है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत में जो घंटी होती है वह किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कि चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट बराबर 1 वाट 3600 जूल के बराबर होते हैं। कितने होते हैं? 3600 जूल के बराबर होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? 1 HP बराबर कितना होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। गोले की तरह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको नहीं याद है तो आप गूगल करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन को एक बार यदि पढ़कर कमेंट कर देते हैं वह क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलिएगा। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे याद ही रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल। तो विजातीय आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। अर्थात किसी को आकर्षित करता है। जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को आप आसमान में छोड़िए या फेंकिए तो उसे क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण बल विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल। यहाँ पर आपको रहता सजातीय आवेश। क्या यहाँ पर विजातीय के जगह रहता सजातीय? क्या सजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही समझना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लंबाई बढ़ने से तार की प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। मानिए कि ये तार इतना बड़ा है, इसे क्या करें? नमाकर लंबाई को क्या किए? बढ़ा दिए, इतना बड़ा कर दिए। तो इस तार का प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आप लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आर बराबर क्या होता है? V/I होता है। आर बराबर V/I होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा ओम के नियम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है।
अर्धचालक, यहाँ पर क्या अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वह क्या होता है, नियत रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर तो आपको ऑप्शन रह सकता है निगेटिव अर्थात ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इसे ऑप्शन लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण से मैं आपको इस तरह से डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। तो आप आंसर याद करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है इस्पात, ऑप्शन नंबर सी में है निकेल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ दीज। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या दोनों क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर को क्या कहता है, परिपथ में कोई परिपथ है उसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में आमीटर को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है, तथा प्रतिरोध को किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम को। समांतर क्रम में प्रतिरोध को समांतर क्रम में किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। आप इसे याद रखिएगा, प्रतिरोध समांतर और आमीटर श्रेणी क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर 220 क्या है, 220 क्या है, वोल्ट। वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो अर्थात विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर अर्थात 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। जो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा तो R बराबर क्या होता है, V/I ओम के नियम से। तो ओम के नियम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो V बराबर क्या होता है, V समानुपाती I। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, जहाँ R एक क्या है, ओम के नियम के नेतांक है, जो कि R प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पूछा है प्रतिरोध, तो R बराबर V/I हो जाएगा। तो यहाँ पर V कितना है, V किसे कहते हैं, विभवांतर कैसा है, मतलब वोल्ट। तो 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो ऊपर लिख लेंगे 220। और ये क्वेश्चन तो आपको फिक्स ही रहता है प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में, और इसका आंसर यही क्वेश्चन पूछता है, किसी तरह का इसमें चेंज नहीं रहता है। तो आप इसका आंसर याद भी कर सकते हैं। तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। तो आई अर्थात करंट को किस में मापते हैं, धारा को किसके मापते हैं, तो एम्पियर में। तो 2 एम्पियर में, तो बता 2 कर देंगे, तो 2 से यहाँ पर काटिए, तो 11 दूनी 22 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, अर्थात 110 दूनी 220। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 110 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो ओम लगाना जरूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। यदि आपको ये PDF लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तथा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप दोनों में से किसी में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 90 60 86 20 16। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, सर हमें आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो कॉल नहीं करना है, आपको कॉल नहीं उठाया जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन
आप नंबर नोट डाउन किए होंगे अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। तो अभी बहुत बार मैंने आपको बताया प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। वोल्ट विभवांतर का SI मात्रक होता है। वोल्ट किसका SI मात्रक होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। जूल किसका SI मात्रक होता है? काज का SI मात्रक जूल होता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक का एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। जूल होता है काज का SI मात्रक। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। तो आप इस सब को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यह क्या करता है कि ओम के प्रतिरोध क्या रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है रेजिस्टेंस को, ये ओम के क्या है रेजिस्टेंस को, तो ये क्या होता है R1 + R2 + R3 क्या होता है, तो इसे जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3 तो 1 2 3 3 6 तो 6 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आया होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है तो वाट, जूल, ओम, वोल्ट, एम्पियर। इसमें मैंने आपको 5 लिखा हूँ कि आपको मैं इसको किसका ये SI मात्रक है तो आपको बताने के लिए। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो आपको मैंने अभी ऊपर तुरंत बताए हैं। और विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है तथा शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो एक HP बराबर अर्थात एक अच्ष शक्ति बराबर कितना होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है कि तारों का टिमटिमाना कारण है। तारों जो आकाश में क्या करते हैं टिमटिमाते हैं, उस किस कारण से तारों जो होते हैं आकाश में टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पर तारे क्या होते हैं आसमान में टिमटिमाते हैं, तारों टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। इसको भी आंसर लिखने में थोड़ी परेशानी हो रहा था, जिसके कारण मैंने आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखा हूँ। तो 1 एंगस्ट्रम का मान होता है, आपको वहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा एक ए पर ऐसे बिंदु रहेगा, कहेगा इसका मान होता है, इसका मान जहाँ तक मैंने आपको देख लीजिए यहाँ पर गढ़ा किया हूँ मार्कर से, वहाँ पर वैसे लिखे रहेगा 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। तो इस तरह से 1 एंगस्ट्रम रहेगा, तो 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहता है उदय तथा अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। जब सुबह में सूर्य उदय होता है पूरब की ओर तथा शाम में सूर्य अस्त होता है पश्चिम की ओर, तो उस समय का जो सूर्य का रक्ता होता है वह कैसा रंग का होता है, तो वह लाल रंग का होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम को बिना ज़्यादा खपत किए तो लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? आप कहीं से लाल गुलाब किसी गुलाब के पौधे से तोड़ लीजिए और उसे हरे प्रकाश में देखिए तो वह कैसा दिखेगा, तो वही यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश में यदि आप देखेंगे तो उसका कलर आपको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक झुकाव किस कलर का होता है? तो इसका सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है तथा सबसे कम झुकाव लाल का होता है, जो बिना विचलित किए सीधे निकल जाते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। तथा आप एक क्वेश्चन और बताइएगा कमेंट करके
कि प्रिज्म जो होते हैं वह कितने सतहों से मिलकर घिरे होते हैं या बने होते हैं, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि करवा चौथ का आवर्तन किस वर्ण के लिए अधिक होता है? तो लाल, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है क्वेश्चन, तो आप ये अनसक्सेस क्वेश्चन है तो आप इसे गलत मानिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, कहता है कि निकट दृष्टि दोष को उत्पन्न होने का क्या कारण है? क्या कारण से निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है नेत्र लेंस का वक्रता बैठ जाना। बैठ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा बढ़। क्या होगा? बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभी नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर लिखना क्या है आपको? यहाँ पर क्या लिखना है? बढ़ जाता है, बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है तथा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप इसे याद रखने का आसान तरीका है, यहाँ पर आप लिखिए दूर। क्या लिखिए? तो चलिए इसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। तो कहता है दूर, दूर और निकट। क्या? निकट, निकट। तो दूर दृष्टि दोष में कितने शब्द हैं? शब्द नहीं, अक्षर है। तो अक्षर या वर्ण है तो एक है दो और एक रो। तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से उपयोग करता है डॉक्टर व्यक्ति को चश्मे के रूप में। दो अक्षर है तो 3 अक्षर वाले लेंस से इसका उपयोग होगा। और इसमें निकट दृष्टि दोष में 3 है तो 4 अवतल। क्या? निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए डॉक्टर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि के दोष के लिए दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास 2.3, 3.2, 4, 6 क्या होता है? तो नेत्र गोलक के व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर, तो आप इसे देख लीजिएगा, लेकिन 2.3 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो एक साधारण प्रिज्म में 3 सतह, 5 सतह, 4 सतह तथा 7 सतह। तो आप इसे ज़रूर बताइए कि कितना होगा। तो प्रिज्म इस प्रकार से होता है तो इसमें कितने सतह हैं? तो आपको देखने पे लग रहा है कि ये 3 सतह हैं, लेकिन इसके अंदर वाले एक सतह होंगे और एक नीचे वाले सतह होंगे जो कि आपको नहीं दिख रहा है। तो प्रिज्म 5 सतह से घिरकर बने होते हैं। तो एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं? तो ये 5 सतह से मिलकर घिरे होते हैं। आप एक किताब को लीजिएगा और टेबल पर रखिएगा, उसे रोटेट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं। तो चलिए जिस तरह से उसका चित्र होता है उसी तरह से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आँख व्यवहार होता है, अर्थात आँख में किस प्रकार का लेंस या दर्पण, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो यहाँ पर दर्पण आँख व्यवहार करता है तो उत्तल दर्पण की तरह, यहाँ उत्तल दर्पण नहीं होना चाहिए, लेंस होना चाहिए। आँख व्यवहार करता है, यहाँ जहाँ-जहाँ दर्पण है वहाँ आप लेंस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो मैं इसे पीडीएफ में सुधार दूँगा कि आँख व्यवहार करता है तो आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन में है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश के आवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो आकाश का रंग जो नीला होता है वह प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है।
ऐसे कलर का बात किया जाए रंग, तो आप डायरेक्ट सीधा मार दीजिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण किसी भी चीज़ का रंग किसी भी तरह का होता है। दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण किया जा सकता है, तो अभी मैंने आपको विस्तार में बताए थे। दीर्घ या दूर दृष्टि दोष एक ही होता है। तो दीर्घ में कितने वर्ण हैं, तो 1 और 2, 2 वर्ण या अक्षर हैं, तो इसे 3 वर्ण या अक्षर वाले लेंस से उपयोग किया जाता है। तो 3 किसमें हैं, तो 1 2 3, चलिए इसमें ही है। तो उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित होता है, तो अवतल लेंस, बायफोकल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो लेंस उपस्थित होता है वह उत्तल लेंस होता है, क्योंकि बहुत बड़े प्रतिबिंब को बहुत छोटा करके इन्हें देखना पड़ता है, तो इसमें उत्तल लेंस लगा होता है मानव नेत्र में। तथा सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन वही है, लेकिन सिर्फ घुमाया गया है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है, तो निकट 3 अक्षर, तो 4 अक्षर वाले लेंस से इसका इलाज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 अक्षर वाले रहता तो इसे 3 अक्षर वाले से इलाज कर देता, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष को वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है, तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समान नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5000 सेंटीमीटर अनंत। तो समान नेत्र के लिए जिसका आँख अच्छा है, ठीक है, उसके लिए अनंत बिंदु क्या होती है, उसके लिए दूर बिंदु या अनंत बिंदु क्या होती है, अनंत। उनके लिए दूर बिंदु अनंत, बहुत दूर तक वो देख सकता है, इसके कोई था पता नहीं है कि वह कितना दूर तक देख रहा है और कितना दूर तक उसे दिख रहा है। तो समान नेत्र का दूर बिंदु होता है, क्या होता है, अनंत होता है। और निकट बिंदु क्या होता है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। निकट, बहुत जल्द ही मैं आपके लिए यहाँ पर एक पेंसिल खरीदने वाला हूँ, जो कि लिखने में अच्छा होगा और आपको अच्छा दिखेगा, और मैथ का क्लास भी इसी तरह से आपको मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्रधनुष का बनना किस पर घटना पर आधारित है। इंद्रधनुष जो आसमान में बनता है 7 रंगों में, वह किस घटना पर आधारित है, तो वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है। क्योंकि जब आप किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं, तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैंगनी तथा बीच में हरा होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे अधिक झुकाव प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का होता है, तो बैंगनी का होता है। तथा सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो वह लाल का होता है। तथा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग में विचलन सबसे अधिक होगा तथा लाल रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। तो चलिए, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ, तो आप इसे याद में रखिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्ण। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो वह जरा दृष्टि दोष होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। यदि कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है या आप हैं, हम हैं, वह किसी वस्तु को देखता है, तो वह अपने आँख को छोटे बड़े साइज को करता है तथा देखने के लिए जिस प्रकार से वह अपने आँख का रिएक्शन करता है, तथा अपने रेटिना नहीं कह सकते हैं, वह किसी वस्तु को देखने के लिए जिस कोण का निर्माण करता है, उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए
क्वेश्चन नंबर 44 कहता है जरा दृष्टि जरा दूरदर्शिता से ग्रसित व्यक्ति को इलाज किया जाता है। अर्थात जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को इलाज किया जाता है किस लेंस से? उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, बाइफोकल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को इलाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर ये भी आपको पूछ दिया जाए तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जरा दूरदर्शिता से ग्रसित व्यक्ति को इलाज किया जाता है तो बाइफोकल लेंस से जरा ग्रसित व्यक्ति को इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहता है जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं उस नेत्र में दोष होता है तो दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांतर। कहता है जिस नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है और दूर की वस्तु को वह जब निकट की वस्तु उसे नहीं दिख रहा है तो उसे स्पष्ट है कि उसे दूर की वस्तु दिख रहा होगा तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से ग्रसित व्यक्ति को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष से वैसे व्यक्ति ग्रसित होते हैं। आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष वैसे व्यक्ति को होगी जिसके निकट की वस्तु दिखता होगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं, और दूर दृष्टि दोष उसे कहेंगे जिसमें दूर की वस्तु उसे दिख रहा होगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिख रहा होगा। दूर बिंदु के लिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है मानव नेत्र का किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो कॉर्निया, पाजतारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है वह अपने आँख के अंदर, तो वह रेटिना या दृष्टिपटल पर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, कहता है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो कम होती, अधिक होती, संतुलित होती, सभी होती है। तो पतले लेंस जो होते हैं उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वह क्या होती है? वह कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है वह कम होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कहता है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र होता है तथा एक लेंस सूत्र होता है तो आप उसे भी याद कर लीजिएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। लेंस सूत्र में सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता है तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत चीज में किया जाता है तथा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप उसे भी याद कर लीजिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हजामती के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात आर पूछा है। क्या पूछा है? आर। कहता है एक अवतल दर्पण क्या होता है? दर्पण या अवतल जखने हुआ उस समय क्या हो गया? अवतल निगेटिव होता है, उत्तल पॉजिटिव होता है। तो कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी अर्थात एफ क्या है? 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो r बराबर हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 होता है सूत्र। तो यहाँ पर हमें r निकालना है तो इधर ये भाग में है, इधर गुना में हो जाएगा तो r बराबर 2f हो जाएगा। और 2f का मान यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर।
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी एफ का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि साइड मिरर में जो आपके साइड से गाड़ी आ रहा है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत छोटा भी होता है, लेकिन अधिकतर बड़ा ही गाड़ी को देखने के लिए साइड मिरर में लगाया जाता है। तो बड़ा गाड़ी को बहुत छोटा आकार में करके उतना सा ऐनक में या दर्पण में देखना पड़ता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनता है, बड़ा वास्तविक तथा उल्टा। तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है तथा काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तथा काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अर्थात निगेटिव होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश जो है, ये मानिए प्रकाश है, इसके समूह क्या होगा, ये समूह, और दो चार कर दीजिए इसे। तो इसके समूह को क्या कहते हैं, इसके समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार बिहार बोर्ड टारगेट करती है। टू डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता होगी, क्षमता को किससे सूचित करते, पी से। तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है शायद, पी बराबर 1/f। तो टू डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो पी बराबर 1/2 गुना यहाँ पर क्या हो जाता है 100। तो इससे काट लीजिए यहाँ पर कितना 50। तो 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, यहाँ पर 50, यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ 100 से गुना करना पड़ा। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो P बराबर 1/f होता है, 1/f होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर है। तो इसका हो जाएगा 1/2। क्या मीटर में आंसर आया, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। तो 100 से गुना कर दीजिएगा, 100/2, तो कट के कितना आया 50। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 जीरो दीजिएगा, 2 से काटिए तो 50 बार में कट गया। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी उसके पीछे से ओवरटेक करती है, तो उसे उतना सा दर्पण में ही उसे देखना पड़ता है और छोटा आकार करके साफ दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और सबसे कम कांच में होता है। तो कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और
इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अब मैं अगले वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।